हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉलेज क्लासेस। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस बी ऑनर्स का सेमेस्टर सेकंड का तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में तरीकी और दृष्टिकोण यानी कि मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की यूनिट 6 हमने फर्स्ट टू फिफ्थ कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। आई होप आप सभी ने वाली वीडियोस देखी हो। अगर नहीं देखी है तो जाके फटाफट से वाली वीडियोस देखिएगा। और अभी हम करेंगे यूनिट 6, बट उससे पहले हम लाने वाले हैं आपके लिए कॉलेज क्लासेस पर वन शॉट वीडियोस, जिसमें आपको करवाया जाएगा पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी तक रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज हम करने वाले हैं यूनिट 6, जिसका नाम है लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीतिक। तो देखो, हमारा जो ये यूनिट है वो इसके ऊपर है कि जो हमारी समाज है यानी सोसाइटी है, उसमें राजनीतिक में अभी भी पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या है, जो अंतर है ना, और उसी अंतर को समझने के लिए आज हम जेंडर का जो ये जेंडर के बारे में हम जान रहे हैं उसको इसलिए पढ़ रहे हैं। और जब हम अलग अलग देशों की तुलना करते हैं तो उसे हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ठीक है, तो जेंडर क्या होता है? देखो, जेंडर सिर्फ लड़का या लड़की तो होता नहीं है, बल्कि समाज द्वारा बनाई गई क्या है, कुछ भूमिकाएं हैं। जैसे लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कियां रोती हैं, है ना, लड़कियां कमज़ोर हैं, ये सब बनावटी बातें हैं। ये तो नेचर ने नहीं बनाया, ये क्या सोसाइटी ने बनाया। नेचर ने बस हमें लड़का या लड़की बनाया। उन्होंने हमारे कुछ रूल्स नहीं कर दिए कि हाँ तू लड़का है तो तू ये नहीं कर सकता, या तू लड़की है तो ये नहीं कर सकते। ये सब किसने बनाया? सोसाइटी ने। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता और न्याय को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि समाज और राजनीति में अभी भी पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता मौजूद है। और इसी असमानता को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति में जेंडर का लिंग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि देखा तो जाता है कि हमारे लोकतंत्र में बताया गया है कि सभी लोग समान हैं, बट फिर भी क्या है, डिफरेंसेस किए जाते हैं। तो इसी को जानेंगे। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करती है ना। हमने देखा ही है हमारी बाकी यूनिट्स में कि किस तरीके से तुलना की जाती है। और जब हम इसमें जेंडर को शामिल किया जाता है तो ये प्रश्न होता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व हर देश में समान नहीं है। यानी कि जो महिलाओं की भागीदारी है ना राजनीति में, प्रतिनिधित्व हर देश में समान नहीं है। यानी कि हर देश के अंदर उतनी महिलाएं नहीं हैं या भाग नहीं लेती हैं। अब है लिंग और लिंग अंतराल में अंतर। तो देखो, लिंग केवल जैविक अंतर है, ठीक है, बल्कि समाज द्वारा निर्धारित भूमिका, व्यवहार और अपेक्षाएं, जैसे जो लिंग है वो क्या है, पुरुष को कमाने वाला समझता है, महिलाओं को घर संभालने वाला, और ये क्या है, सामाजिक निर्माण है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। और जो लिंग अंतराल है उसका अर्थ है कि पुरुष और महिलाओं के बीच अवसर और अधिकार और भागीदारी में अंतर। यानी कि इसका मतलब है कि लड़कों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना और लड़कियों को घर में रखना। यही क्या होता है? जेंडर गैप। इसको हम कहते हैं जेंडर गैप, यानी लिंग अंतराल। अब हम देखेंगे इसके कुछ कारण। ठीक है, जैसे प्रतिशतात्मक समाज, जैसे जहाँ डिसीजन पावर क्या होती है, पुरुषों के पास होती है। जहाँ जैसे घर में जो बड़े फैसले होते हैं ना, बड़े बड़े फैसले में क्या करते हैं, ज़्यादातर पुरुष करते हैं। अब है शिक्षा में असमानता सॉरी, जैसे लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़कर क्या करोगी ऐसा बोला जाता है। लड़कियों को क्या होता है, घर के काम के लिए रखा जाता है। अब है आर्थिक निर्भरता, जैसे महिला अर्निंग नहीं करती, डिसीजन पावर कम होती है, इसलिए उनकी घर में उनकी सुनी नहीं जाती, इसलिए। अब है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, जैसे कि लड़कियां बाहर सेफ नहीं हैं, लड़के काम करेंगे, ये भी। अब है इसके प्रभाव है, जैसे राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी, यानी कि राजनीति में महिलाएं कम जाती हैं, और निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका कम, समाज में असमानताएं बनी रहती हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में महिलाएं आवाज़ कम उठाती हैं।
जैसे संसद में पुरुष ज़्यादा और महिलाएं कम हैं, उसी तरीके से तो क्या होती है, पुरुषों की सुनी जाती है। अब है तुलनात्मक राजनीति में लिंग भेदभाव और लिंग भेद। तुलनात्मक राजनीति में यह अध्ययन किया जाता है कि अलग अलग देशों में महिलाओं की स्थिति कैसी है। यानी कि हम तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि अलग अलग देशों में महिलाओं की जो स्थिति है वो कैसी है। जैसे विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, यूरोप में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। विकासशील देशों में जैसे भारत में अभी भी कम है। यह अंतर शिक्षा और कानूनों की संस्कृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इस तुलना से ये समझ मदद मिलती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यानी कि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया जो है वहाँ पे पार्टिसिपेशन कम है। जैसे अमेरिका में महिलाएं बड़े चुनाव लड़ती हैं और भारत में भी बढ़ रही है, लेकिन अभी कम है। इससे पता चलता है कि कहाँ सुधार करना है। अब है मुख्य धारा दृष्टिकोण बनाम जेंडर दृष्टिकोण, यानी मेन स्ट्रीम वर्सेस जेंडर अप्रोच। अब दो अप्रोचेज हमें समझनी है। मुख्य धारा दृष्टिकोण जैसे कि पारंपरिक राजनीतिक पुरुष केंद्रित रही, इसमें महिलाओं की भूमिका को नज़रअंदाज किया गया, यानी मेल डोमिनेट थी पॉलिटिक्स और वुमेन को इग्नोर करा गया। अब जैसे हमारा जेंडर दृष्टिकोण, यहाँ महिलाओं के अनुभव और भूमिका को महत्व दिया गया, समानता और न्याय पर जोर दिया गया। यानी कि जो हमारी वुमेन्स हैं, जेंडर दृष्टिकोण के अंदर वुमेन को इम्पोर्टेंस दी गई है, इक्वालिटी पर फोकस किया गया, और आज के टाइम में यही अप्रोच सही है। इसलिए आज जो है जेंडर दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जेंडर अंतराल को समझने की समस्याएं, तो देखो तुलनात्मक राजनीति में जेंडर अंतराल को समझना आसान नहीं है, बल्कि डेटा की कमी, संस्कृति भिन्नता और महिलाओं की आवाज़ का अभाव, यानी कि सही डाटा नहीं मिलता, हर कल्चर अलग है और महिलाओं को जो आवाज़ होती है वो दबा दी जाती है। अब है वुमेन रिप्रेजेंटेशन, यानी पुरुष प्रधान दृष्टिकोण। तो उससे पहले हम देखेंगे पुरुष प्रधान दृष्टिकोण। इन कारणों से सही विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। ऑब्वियसली राजनीति में क्या होती है, महिलाओं की प्रतिनिधित्व कम है, जिसका अर्थ क्या निकलता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उनकी उपस्थिति प्रतिनिधित्व कहते हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं वो राजनीति में कम है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करती हैं। इसके प्रकार है जैसे वर्णात्मक प्रतिनिधित्व और संख्या के रूप में। ठीक है, वास्तविक प्रतिनिधित्व निर्णय लेने में प्रभाव करते हैं। ठीक है, अब इसके महत्व क्या है, लोकतंत्र मजबूत होता है, महिलाओं की समस्या सामने आती है और समानता बढ़ती है। अब है वुमेन्स मूवमेंट, यानी महिलाओं के आंदोलन, यानी कि जो रिप्रेजेंट महिलाओं की जो राजनीति में मौजूदगी है वो देखेंगे हम। जैसे कितनी महिलाएं हैं, डिसीजन में कितनी पावर है ना। सिर्फ सीट होना काफ़ी नहीं है, बल्कि पावर भी ज़रूरी है। तो महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए फ़ाइट किया। ठीक है, जैसे समान अधिकार के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, इक्वल सैलरी मूवमेंट के लिए। ठीक है, महिलाओं के अधिकार के लिए विभिन्न आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका उद्देश्य समान अधिकार प्राप्त करना, यानी जितना पुरुषों को मिल रहा है उतना ही महिलाओं को भी मिले। शिक्षा और रोजगार में अवसर भी दोनों को ही मिलना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, यानी कि दोनों को राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए, जितनी पुरुषों को मिल रही है उतनी ही महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। जिसकी भूमिका क्या होती है, कानून में सुधार होता है, समाज में जो होती है वो जागरूकता आती है। ठीक है, अवेयरनेस फैल रही है, इससे महिलाओं को सशक्त बनती है। अब जिसका जैसे उदाहरण है इसका, आरक्षण की मांग
समान वेतन आंदोलन, अमेरिका और भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। यानी कि जैसे अमेरिका है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेशन बढ़ रही है महिलाओं की, तो क्या हो रही है वहाँ पे, अवेयरनेस फैल रही है, तो वो क्या है, बढ़ रहा है। और जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में काम है, पंचायत में रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे विलेज में फीमेल स्प्रेंच है। तो क्या जो रिजर्वेशन है वो सही है? क्या महिलाएं अच्छी लीडर बन सकती हैं? ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे सामाजिक बंधन, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक अवसरों की कमी हो जाती है। अब हम देखेंगे जेंडर दृष्टिकोण का महत्व। जेंडर दृष्टिकोण राजनीति को अधिक समावेशी बनाता है, ठीक है, जिसके लाभ क्या होते हैं, समानता बढ़ती है, ठीक है, दोनों को समान अवसर मिलते हैं, लोकतंत्र मजबूत करना है, महिलाओं को के जो अधिकार है उनकी रक्षा करना है, यानी जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा भी तो होनी चाहिए ना, मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए दिए गए हैं, बट अगर उसका यूज़ ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। अब ये दृष्टिकोण समाज में न्याय और संतुलन लाता है। ये दृष्टिकोण समाज में न्याय और संतुलन लाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, दोनों को इक्वली रखा जा रहा है। तो हम इसके निष्कर्ष में बोल सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में जेंडर का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें समझने में मदद करता है कि समाज और राजनीति में महिलाओं की स्थिति कैसी है। यानी ये हमें समाज में भी और जो हमारी राजनीति में भी, और जो हमारी समाज है उसमें भी महिलाओं की स्थिति बताता है, और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है ये भी बताता है। जेंडर दृष्टिकोण अपनाकर हम एक समान, न्यायपूर्ण और समावेशी लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, यानी एक अच्छा निर्णय और एक अच्छी देश बन सकता है। तो ये वाली यूनिट हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, बट इससे जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुछ देखो ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे लिंग क्या है, लिंग अंतराल क्या है, जेंडर गैप के मुख्य कारण क्या है ना, और जेंडर गैप के प्रभाव क्या है, तुलनात्मक राजनीति में जेंडर का क्या महत्व है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मुख्य धारा दृष्टिकोण और जेंडर दृष्टिकोण में अंतर पूछा जा सकता है। राजनीति में महिला का प्रतिनिधित्व क्या है, ये पूछा जा सकता है। महिला आंदोलनों की भूमिका क्या है, भारत और अमेरिका में महिलाओं के राजनीतिक भागीदारियों की तुलना, जेंडर दृष्टिकोण का महत्व, जेंडर अंतराल को समझने में क्या समस्याएं आती हैं, जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, समझाइए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो देखो हमारा टॉपिक तो ये छोटा सा था, बट इससे जो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस है वो ओवरऑल बहुत सारे बने जाते हैं इस टॉपिक से। तो एक बार हम छोटा सा अपने जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका इंट्रो ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है लिंग क्या है, तो देखो लिंग एक जैविक अंतर है ना, बल्कि वो समाज द्वारा निर्धारित है, जिसका व्यवहार और पेशा है, जैसे पुरुष को कमाने वाला और महिला को घर संभालने वाला माना जाता है। ये सब क्या है, सोसाइटी नहीं करा, ना कि नेचर ने करा। जो लिंग अंतराल है वो क्या लिंग अंतराल करता है, होता है पुरुष और महिलाओं के बीच जो वो अवसर है, अधिकार है, उनकी भागीदारी में जो अंतर है उसको। जैसे शिक्षा, जैसे लड़कों को तो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, लड़कों को बाहर विदेश भेजा जाता है पढ़ने के लिए, बट जहाँ लड़कियाँ उनको क्या होता है घर में ही रखा जाता है, उनको घर में ही बोला जाता है तुम चूल्हा चौका करो बस, तुम्हें नहीं पढ़ना। तो ये डिफरेंस है ना, उसको लिंग अंतराल बोलते हैं। अब जेंडर गैप के मुख्य कारण क्या होते हैं, प्रतिशतमात्रक समाज शिक्षा, ठीक है, शिक्षा में जो असमानता, वो आर्थिक निर्भरता, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं आती हैं जैसे, और जो इसके प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जेंडर गैप के, जैसे राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी होती है, निर्णय लेने में उनकी भूमिका कम होती है, और जो समाज है उसमें असमानता क्या होती है, बनी रहती है। तो जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है उसमें जेंडर का क्या महत्व है, मतलब हमने अभी पढ़ा तो हमें क्या मिला। जैसे तुलनात्मक राजनीति में जेंडर का जो हमने पढ़ा है वो हमें समझने में मदद करता है कि जो अलग अलग देश है, जो इतने देशों में जैसे विभिन्न देश महिलाओं की स्थिति
क्यों अलग अलग और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ये पता चलता है इससे। जैसे हमारे इंडिया में कम है, बट हाँ अब पार्टिसिपेशन हुआ है बट कम है, बट वहीं अमेरिका में क्या पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और उनके पास पावर भी मिलती है। और जैसे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उपस्थिति के प्रतिनिधित्व कहते हैं, जो कि बहुत कम है, जो कि वर्णात्मक है यानी संख्या में है। और वास्तविक क्या निर्णय, जो निर्णय लेते हैं, जो सवाल और वहाँ पे पूछे जाते हैं वो क्या है, कम है। और जो भारत और अमेरिका में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी होती है, जैसे अमेरिका में क्या है ज़्यादा है और इंडिया में बहुत कम है। जेंडर दृष्टिकोण का मतलब होता है समानता को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को मजबूत करना और महिलाओं को अधिकारों की रक्षा करना। जेंडर अंतराल को समझने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे डेटा की कमी है हमारे पास, संस्कृति भिन्नता है, महिलाओं की आवाज़ क्या है कम है, अभाव है, मतलब उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है। पुरुष प्रधान दृष्टिकोण है, यानी कि हर जगह बस पुरुषों को ही ज़्यादा अटेंशन दी जाती है और उन्हीं की बातों को सुना जाता है। और जो जेंडर है वो क्या है, एक सामाजिक निर्माण है, ठीक है। जेंडर समाज द्वारा बनाई गई भूमिका और अपेक्षाएं, जैसे लड़कियां घर संभालती है, लड़के बाहर काम करते हैं, ये सब क्या है जेंडर अपेक्षाएं, जो कि लोगों ने बनाई है ना कि नेचर ने, ठीक है। आई होप आपको ये वाली यूनिट भी समझ आ गई होगी। हमने ये वाली यूनिट भी आज कंप्लीट कर ली, यानी कि मेथड एंड अप्रोचेज हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब हम इसके वन शॉट वीडियोस लाएंगे जिसमें आपको पूरे चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि एग्जाम में 100% आने के चांसेस होंगे, उन क्वेश्चंस को लाया जाएगा वीडियोस में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।